साहब वेबसाइट आलमी पैमाने पर उसको पिछड़ा हुआ 3 महीने पर मोहम्मद सलमान नबी साहब और बहुत सारे लोग आपस में भी आया उसको दिल का सवाल इसमें हर चीज़ का अहाता मैंने किया हुआ चाहे जादू से या बच्चों की पाबंदी हर चीज़ उसमें हमें हम चाह रहे थे कि जो है आप जैसे बड़ी शख्सियत का जो एक वीडियो भी हमारे पास आ गया। तो दरअसल कल आपके फंक्शन में जो है आपके तारुफ के सिलसिले में क्या बड़ी तो हर एक आदमी जानता है कि ग्रुप एडिटर है, लेकिन उस सिलसिले में जो लखनऊ और बुलंदपुर के सिलसिले में हुआ ये इस वजह से हुआ कि मैंने भी जो है बहुत सारे वेबसाइट आपका भी वेबसाइट देखता हूँ उसमें आपके लिखे हुए मज़ामीन हैं, लेकिन आप अबाउट मी में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सिलसिले में कुछ भी नहीं। जी नहीं, मैं चाह रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में उसकी पैदाइश उसकी तालीम कहाँ हुई पूरी दुनिया जाने, इसलिए आप शुरुआत मेरा सवाल आपके लिए यही होगा कि आप अपने सिलसिले में कुछ हमारे बिलखुसूस भटकने आवाम के लिए और फिर इसी ज़रिए से इंशाल्लाह हो सकता है तमाम लोग जान लें कि जो है अजीज़ बर्दू जो है कहाँ से हैं और क्या पढ़ा और 15 जून 1952 को बुलंदशहर मौला ठट्टान में पैदा हुआ। वालिद मोहतरम का नाम डॉक्टर अब्दुल्ला खान था, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। इब्तदाई तालीम हुई, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया तबिया का मेडिकल कॉलेज दिल्ली। इस दरमियान साफत के पेशे से जुड़ा और जो कुछ कर सका वो आपके सामने। जी बुजुर्ग, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और आपके दस्तावेज़ हमारे पास जो है बहैसियत दस्तावेज़ में हमने उसको महफूज कर लिया है 26/11 के सिलसिले में जो आपने लिखा है। और लगभग गुज़श्ता 6 या 7 महीनों से राष्ट्रीय सहारा में हम आपकी तहरीर खोजना चाहते हैं तब भी नहीं होती। एक चीज़ मैंने कल आपके सिलसिले में खोजते एक चीज़ यहाँ पे एक आया, मैं चाहता हूँ कि आप देखें। इसमें जो है आपके सिलसिले में लिखा गया है ये शायद आपकी नज़रों से पहले भी गुजरा होगा। ये तो जो उन्होंने किया है, जो कमेंट्स इस पर आ रहे हैं, जो क्या है तो वो लोग जाने, और ये नाराज़ क्या है इसके सिलसिले में भी मुझे नहीं पता है। खैर वो लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं और आपके सिलसिले में जो लिखा है वो तो आपके बाद ही जो इंटरव्यूज़ जो 26/11 के बाद जो RSS ने आपके साथ किया और उसके बाद जो केस मुंबई वहाँ वाले जो कर आपने उनको इस्तीफ़ा दिया था अपने ओहदे से या फिर सहारा की तरफ से जो लिख रहा है ये सहारा की तरफ से नहीं सर नहीं, और मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया और सहारा आज के अखबार को अभी आप क्लिक करें वहाँ ग्रुप एडिटर के हिस्से बनने का ही। हाँ वही, इसीलिए मैंने वही हर बार जो है वहाँ देखता हूँ ग्रुप एडिटर है और अभी एक निकाल दिया इस तरह के खुद आपके ऑफिस से बातें अखबार ने छापा कभी नहीं निकाल दिया।
जिन लोगों को सहारा में निकाला है जी उनका तो नाम और फोटो छाप देते हैं कि हमने निकाल दिया। जी, तो इसीलिए तो ये बहुत और सारे जब निकाल दिया है जी तो नाम निकालने में क्या दूसरा है नाम भी नहीं कि नाम आज भी ग्रुप एडिटर की हैसियत से वहाँ है, और सहारा ने निकाल दिया है तो नाम निकालने में क्या करता है। सही बात। मैं इसीलिए जो है इसी सिलसिले में आपसे एक हतमी जवाब चाहना चाहता था कि अजीज़ बरनी के सिलसिले में इस 26/11 की इस किताब के बाद जो मौज़ूआत छेड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो चाहे सहाफ़ती बरादरी में हो या दूसरे में, तो इस सिलसिले में चाह रहा था कि हमारी वीडियो के ज़रिए से लोगों को पता चले कि अजीज़ बरनी अभी भी राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर हैं, और जो है वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये अब ऐसे मसाइल अजीज़ बरनी आई थिंक 26 नवंबर 2011 के बाद से सहारा उनके ग्रुप एडिटर फंक्शनली प्रिंट लाइन में कंपनी के चेयरमैन ऑनरेबल सारा श्री की तरफ से जारी करदा लेटर के मुताबिक मैं कंपनी की दूसरी जिम्मेदारी सहारा में हूँ। कंपनी की दूसरी जिम्मेदारी कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट बॉडी है चेयरमैन क्लब, उसके रुकन की हैसियत से अभी 20 तारीख को जो कंपनी ने अशोक होटल में प्रोग्राम किया जिसे डेजिग्नेशन के साथ किया गया, इसी तारीख को मेरे बेटे की सालगिरह भी थी, तो मुबारकबाद का जो लेटर कंपनी चेयरमैन साहब की तरफ से उसके मुताबिक भी मैं टॉप मैनेजमेंट बोर्ड में हूँ। जज़ाकल्लाह इस इंफॉर्मेशन के लिए। एक और सवाल मैं चाहता हूँ कि फ़िक्र ख़बर के ज़रिए से आजकल आप जानते हैं कि जो है रियाज भटकल, इस तरह के बहुत सारे कई चीज़ों की वजह से भटकलियों का भटकल से बाहर जितने भी एयरपोर्ट में जाना होता है सबसे ज़्यादा चेकिंग जो होती है भटकल के पासपोर्ट में नाम लिखते हैं, और दूसरी चीज़ों में भी भटकल का नाम लेते जो शक की निगाह से देखा जाता है। मेरी दरख्वास्त आपसे इस सिलसिले में ये है कि जो है आपसे राब्ते में जितने भी ये जो अंग्रेज़ी मीडिया के अखबार के जो आपके एडिटर्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑनलाइन हो या प्रिंट में, उन लोगों को जो है भटकल के सिलसिले में कुछ पता चले, इस सिलसिले में कोई एक आप कदम भी उठाएँ। और मैं चाहता हूँ कि भटकल चूँकि आप 2 बार आ चुके हैं, इससे पहले भी जो है आपने बेहतरीन अपने कलम के ज़रिए से जो है भटकल की गलियों को मदनी की गलियाँ कहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ही एक मैसेज आज हमारी वीडियो के ज़रिए से दे जिसकी वजह से भटके हुए लोग अगर सही रास्ते पर ना आना चाहें, सच जानने के बावजूद भी, तो आप क्या कहेंगे सिवाय इसके कि गुमराह उस गुमराही के दौर में गुमराही के ज़िंदगी जीना चाहते हैं। भटकल के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहूँ कि भटकाने वाली खबरें शाया करना उन्हें सूट करता है, उनकी मार्केटिंग को सूट करता है, उनके प्रोफेशनलिज्म और बिजनेस को सूट करता है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए सूट करता है, आरएसएस की स्ट्रेटजी को सूट करता है, 1901 में बनी हिंदू महासभा को सूट करता है, दयानंद पांडे के लैपटॉप से निकले मिशन 2025 को सूट करता है, शहीद हेमंत करकरे जिस सच्चाई को सामने रखते थे उसे सूट करता है, स्वामी असीमानंद ने अपने कबूलनामे में जो कुछ कहा उसे सूट करता है। उसको सच साबित करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे शहर चाहिए, चाहे वो आजमगढ़ के शहर में या भटकल के शहर में, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और तारीफ साथ हैं, जिन इलाकों में मुसलमान तालीम याफ्ता हों और खुशहाल हों, वहाँ उन्हें खौफजदा करने के लिए उन्हें कोई हरबा चाहिए, उन्हें कोई बहाना चाहिए। जब कोई दहशतगर्द न हो तो उसे दहशतगर्द साबित करने के लिए मीडिया की आवाज़ें चाहिए, और जब कोई सचमुच दहशतगर्द हो तो उसके इस दहशत को छिपाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो शहीद हेमंत करकरे की जगह ले सके, जिन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नांदेड़ में बम ब्लास्ट बनाते हुए मारे जाने पर पकड़ा और छोड़ दिया, बरी कर दिया। ऐसे लोगों को फिर वो ऑर्डर मिला, ऐसा ही कानपुर लोगों को ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आते हैं।
सैकड़ों टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है एक गैर मुस्लिम शख्स से, और ये खबर सिंह कालम में छपती है और उसके बाद छपनामा हो जाता है। कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ पुरुलिया में असलहा गिरा वेस्ट बंगाल में, किसने गिराया और वो असला किनके लिए था और कहाँ गया, कोई पूछता ही नहीं। ये वही कहानी है कि 1947 में आज़ादी के फौरन बाद उस वक्त के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने उस पुराने चाकू छुरियों को जो किचन में इस्तेमाल होते थे मुसलमानों के हथियार बताया था, वो खौफनाक हथियार जिनसे मुस्लिमों का कत्लेआम किया जा रहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन हंसे थे उसके जवाब पर कि अगर यही वो हथियार है जो खौफ पैदा कर सकते हैं या कत्ल बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो फौज को यही हथियार मांगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वही फिलॉसफी अमल में लाई गई जब साबरमती एक्सप्रेस के बाद पूरे गुजरात को तबाह किया। जब भी कहीं कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना होता तो उसके लिए कोई छोटी वजह चाहिए। शेर के शिकार के लिए बकरी को चारी के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका कुछ नया नहीं। इसी को 9/11 के सिलसिले में जॉर्ज वाकर बुश ने इस्तेमाल किया। अपने मुल्क के 2000 से ज़्यादा लोगों का पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, इराक के तेल पर कब्जा किया जा सके। जब तक सद्दाम हुसैन जिंदा रहे ये जॉर्ज वाकर बुश कहता रहा कि दहशत गर्दों को पनाह करने वाले दहशत गर्द मादा इराक के अंदर मौजूद है। और जब फांसी पर लटका दिया गया तो आहिस्ता से माफी मांगने कह दिया मैं गलत था, वहाँ को इस तरह का इसका क्या जवाब है? ये कौन है, क्या है, ऐसे कितने लोगों ने जवाब दिए हैं। मेरी लिखी किताब एक नारद नहीं, एक नारद जैसा कोई मुसलमान नहीं, उन लाखों करोड़ों आरएसएस के लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो मार्केट में आज भी उस शहर में एक एक लफ्ज़ उसी तरह बल्कि उससे कुछ ज़्यादा इजाफे के साथ मौजूद है। और उस इजाफे में ये भी शामिल है जिस पर हमारे होम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग कर कहा कि आरएसएस दहशत गर्द नहीं है। मैंने कवर चेंज करके ये भी उस पर लिख दिया है कि कब और किन हालात में ये सच्चाई किसने सामने लाई कि आरएसएस दहशत गर्द कैंप चलाता है, वो उस किताब के जरिए आज भी सामने लाया जा सकता है। मैं 26/11 को था वहाँ पर पाकिस्तान में। उसके बाद हुकूमत हिंद में एडवाइज़र की पोजीशन में मैं लगातार रहा। HRD मिनिस्ट्री लेटर जारी किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। वो आदमी जिस पर हुकूमत हिंद को नज़र रखना चाहिए वो अपना मुशीर बनाती हैं, अपना सलाहकार बनाती हैं। तो ऐसे हज़ारों सड़क छाप नारदों को जाके पैरों में पड़ जाना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि आरएसएस को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो 26/11 के लिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे, मगर मैं ये कैसे समझ लूँ कि 10 के अलावा कोई 11वां 12वां 13वां है ही नहीं। अब तो आप भी बताने लगे हो डेविड कोएमन हेडली तो 11वां है, टैगोर हसन राना तो 12वां है, और 11 में जाओ तो और नाम मिलेंगे। आप उसे डेविड कोएमन हेडली को आप पाकिस्तानी करार दे सकते हो, वो शहरियत बदल कर अगर अमेरिकी हो गया, FBI का एजेंट हो गया और FBI ने फिर उसे लश्कर-ए-तैयबा में दाखिल करा दिया, तो फिर क्या ये मान लिया गया है कि CIA की तरह लश्कर-ए-तैयबा का हेड भी अमेरिका में बैठता है, तो जब जिसे जाए वहाँ दाखिल करा सकता है। शहीद हेमंत करकरे ने तो यही सच चला के सामने रखा था कि आरएसएस, मोसाद और CIA का एक नेक्सस जो हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है। मैंने छापा है अपनी किताब के सर पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आरएसएस नहीं मानता, मुसलमान मानता। रहा सवाल माफी का, आज 26 नवंबर के बाद एक लफ्ज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ सहारा उर्दू में, ग्रुप एडिटर की हैसियत से मेरा नाम जा रहा है, स्टाफ मेरे नाम के सामने लगा है, जो ये साबित करता है कि इसमें जो कुछ छपा है
اس کے لیے ذمہ دار میں ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے. میں اخبار ہی نہیں پڑھ رہا تھا کیا لکھا جا رہا کیا چل رہا ہے. کیسی معافی کیا کی معافی. RSS دیش کی دشمن کل میں بھی آج بھی ہے. ہوم منسٹر کو اب مانگنا چاہیے کہ انہوں نے RSS سے معافی مانگ کر بہت بڑے ہونا نہیں مانگنا چاہیے. انہیں گرفتار کرنا چاہیے انہیں سزا دینا چاہیے. اور جس دن ہندوستان کا ہندو جاگ گیا اس دن RSS نام کی کوئی چیز ہندوستان میں نہیں ہوتی. ابھی ایک ہندوستان کا ہندو سویا ہوا ہے. ان بیچاروں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ تمہیں ہندو راشٹر دے رہے ہیں. یہ ہندو راشٹر نہیں تو کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں اذان ہوتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا تلاوت قرآن کے بعد پارلیمنٹ میں وہاں کے ممبر بیٹھتے ہیں؟ کیسا ہندو راشٹر ہے؟ صدر جمہوریہ ہندو ہے, پرائم منسٹر مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے, آلموسٹ ہندو ہے, ہوم منسٹر ہندو ہے. کیا چاہیے آپ ہندو راشٹر بنا کر دیکھیں؟ مسجدیں نہیں چاہیے امریکہ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, کینیڈا میں بھی. کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سبھی کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوتی ہے. ہندو راشٹر ہے نیپال, وہاں بھی ہمیں مسلم آرگنائزیشن بھی ہے. تو کون سا ہندو راشٹر بنانا آیا رہ سکتا ہے؟ ہندوؤں کو بیوقوف بنانے کی ضرورت ہے. مسلمان بیوقوف نہیں بنتا ہے. مسلمان تو ان کا اصل چہرہ جانتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے بھٹو تھے, ان کے غلامی کے پروانے پہ دستخط کر رہے تھے. اور یہ آنند مٹھ لکھنے والا بکیم چند چٹوپادھیائے ان کا آدمی تھا, ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا. اسی لیے تو ہم مانتے ہیں کہ وندے ماترم کا راشٹر گیت کیسے ہے. یہ تو اس ناول کا حصہ ہے جو ہندوستان کے خلاف اور انگریزوں کی حمایت میں لکھا گیا تھا. ہاں, مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف تھا. اگر مسلمانوں کی مخالفت ہی بھارتیتا کی دلیل ہے تب پھر جواب دینا ہوگا کہ وہ ان ہزاروں مولوی حضرات جن کو قربانیاں پیش کرنی ہیں, جن کی گردنیں پھانسی پر لٹکا دی گئی انگریزوں کے ذریعے, وہ دیش بھکت تھے, وہ دیش سے محبت کرنے والے تھے, یا ان کے غلامی کے پروانے پر دستخط کرنے والے. جمیعت العلماء ہند چندہ دے دیش کو آزاد کرانے کے لیے, اور دیش سے محبت کرنے والے وہ قرار دیے جائیں جو انگریزوں کے غلامی کے پروانے پر دستخط کریں. عزیز بھر نے تو بے نقاب کر رہا تھا, اور بے نقاب کر رہا ہے اور بے نقاب کرے گا. پہلے لکھ رہا تھا, بول رہا ہے, ہو سکتا ہے کل لکھے بھی بولے گی. جی, آپ سے جو ہے بہت ساری معلومات ہمیں فکر خبر کو ملی, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی جو ہے آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور آپ کو جلسے میں پہنچنا ہے اور اشارے مل رہے ہیں. میں بس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ہے اپنی لیتا ہوں کوئی ایک جملے میں ہمارے قارئین کو ایک پیغام دیں. میں نے ابھی تک جتنی باتیں کہی ہیں قارئین کے لیے پیغام ہے, مگر پیغام سن لینے سے, مضامین پڑھ لینے سے, خوش ہو جانے سے, تالیاں بجانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر آپ اس امید میں ہیں کہ انصاف آپ کے دروازے تک پہنچے گا, کوئی جج آئے گا اپنے دروازے پر کنڈی بجا کر کہے گا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی ہے جس نے اس کو پھنسایا تھا, تو یہ پاک کی باتیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوگی. آپ کو اپنے دروازوں سے باہر نکلنا ہوگا. مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگنا بےحد ضروری ہے, بےحد اہم ہے. پر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھ لیا کرو, کھانا گھر پر پہنچ جایا کرو. رزق گھر پر مہیا کرانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, تو انصاف حاصل کرنے کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا.